जय हिंद। वेलकम टू केबीजीएस। अब आपको जीके जीएस के लिए कहीं और भटकने का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि इस इकलौते यूट्यूब चैनल पे आपको सारा का सारा जितना भी सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सारी चीज़ का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और इसके बाहर आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसके बाद आपको बोलते बिहार दरोगा स्पेशली, तो इन सारी एग्ज़ाम्स में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो उन सारे एग्ज़ाम में जितना पढ़ा दिए उससे बाहर नहीं आएगा। यानी अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेंगे, क्योंकि कंप्लीट, जैसे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी जो होगा वो पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ को स्किप किया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और सारी वीडियोस को अच्छे से देखते जाना। जैसे आज हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और बायोलॉजी कंप्लीट हो गया फिर हम किसी और सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो आपको पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। कोई एक सब्जेक्ट हम आप लोगों से पूछ लेंगे और आप लोग के अकॉर्डिंग हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले जैसे हमने बायोलॉजी को शुरू किया है तो इसको एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी क्या होता है, इसको दो भाग में जनरली बांटा जाता है। एक सेक्शन इसका होता है जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और एक सेक्शन होता है इसका बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। लैंग्वेज के लिए कोई आपको परेशान नहीं होना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा, बाइलिंगुअल पढ़ाई होगा। तो जो हिंदी वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अच्छे से बने रहो, देखते रहो। छोटा छोटा वीडियो होगा, लेकिन वीडियो छोटा होगा बट कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा होगा। कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया जाएगा। आप ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि हम बड़ी ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो बस आप इस वीडियो को देखिए, आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। पहले एक ही सेक्शन होता था जूलॉजी, इसी के अंदर हम लोग बायोलॉजी, ये बॉटनी वाला सेक्शन भी इसी में डाल देते थे पहले, लेकिन बाद में इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक सेक्शन जो जूलॉजी है, जंतु विज्ञान, इसमें हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। अब एनिमल का मतलब सिर्फ ऐसा मत समझना जानवर लोग जैसे कुत्ता, बिलाई, गाय वाय, ये सब जो है वो नहीं, हम लोग भी जानवर ही हैं। हम लोग भी एनिमल के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग वो एनिमल है जिसके पास दिमाग सबसे ज़्यादा होता है। तो जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल के बारे में पढ़ाई करेंगे। और बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट को हिंदी में पादप बोला जाता है, तो इसमें प्लांट या पादप के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? बॉटनी में। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जूलॉजी। और हम आपको एक सजेशन देंगे कि बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मत पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। नहीं, अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो बायोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है वो समझो कि बायोलॉजी सीखो। हाँ, तो जूलॉजी के बारे में आपको क्या समझना है? जियोलॉजी को देखो, आप सीखो, आप अपने शरीर के बारे में जानो। आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे बॉडी में क्या है, ब्लड वगैरह, ये सब के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा ना कि हमको सीखना है कि क्या कैसे वर्क करता है, तो आप चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इफ अगर एग्जाम के लिए सोचोगे ना ये पढ़ लें और एग्जाम निकल जाएगा, तो आप सीखोगे तो नहीं, ये कंफर्म है। आप सिर्फ रट लोगे, पढ़ लोगे थोड़ा बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। हमेशा आपका इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि आप इस नॉलेज को एकदम अच्छे से समझ जाओ। तो बस थोड़ा ध्यान देना और सब चीज़ क्लियर होगा। जैसे अगर हम बात करें बायोलॉजी, तो इसके बायोलॉजी के जो फादर है वो बोला जाता है एरिस्टोटल, और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं इनको। तो किसको फादर बोला गया है बायोलॉजी के? एरिस्टोटल को या अरस्तु को। अगर हम बात करें जूलॉजी, तो इसके भी फादर वही एरिस्टोटल या अरस्तु ही है। तो बायोलॉजी के फादर पूछे तब या जूलॉजी के फादर पूछे तब, दोनों ही क्या होंगे? एरिस्टोटल या अरस्तु। क्लियर है? अगर हम बात करें बॉटनी का, तो बॉटनी के जो फादर होंगे वो कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, बायोलॉजी और जूलॉजी के अरस्तु या एरिस्टोटल। क्लियर है ना? ये ध्यान में रखना। अगर हम एक छोटा सा नोट यहाँ लिख दिए हैं, बस इसको ध्यान से समझ लो कि मनुष्य भी एक जानवर है और सबसे दिमाग वाला जानवर कौन होता है? मनुष्य होता है। याद रखना, हम लोग सबसे दिमाग वाले जानवर हैं। क्लियर है?
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, सेल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब शुरू करते हैं सेल। देखो, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं भाई? कोशिका। अब ये सेल क्या होता है तो वो समझो। जैसे हम लोग का जो बॉडी है ना, तो बॉडी का एक एक पार्ट जो है वो सेल से बना है। छोटे 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 सेल से क्या बना है? अपना पूरा का पूरा शरीर बना है। जैसे अगर आप थोड़ा और अच्छे से समझना चाहो तो एक लड्डू देखते हो, लड्डू, तो लड्डू को कैसे बनाने से पहले छोटा 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 उसका जो दाना होता है उस दाने को इकट्ठा करते हैं और उन सारे दाने मिलकर एक लड्डू बनाता है। वैसे ही है अपना बॉडी। तो बॉडी जो है ना, वही जो लड्डू का छोटा छोटा दाना होता है ना, वो सेल है अपना। और ये सेल इतना छोटा है कि अपने को दिखाई भी नहीं देता है, बहुत छोटा है ये। और उन्हीं सारे सेल से बनकर 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 ये अपना पूरा बॉडी तैयार हुआ है। इफ अगर हम बात करें नाखून, तो नाखून भी सेल से बना है। मतलब शरीर का सारा अंग जो है वो किससे बना है? सेल यानी कोशिका से बना है। कोई दिक्कत नहीं। अब जब अपना पूरा का पूरा शरीर ही इस चीज से बना है तो इसके बारे में पढ़ना तो बहुत जरूरी है ना भाई, समझो। तो सेल और सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल के स्टडी को साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब बात करें कि ये जो सेल है ये पूरे शरीर का सबसे छोटा इकाई यानी यूनिट होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाई? तो सेल। कोई दिक्कत नहीं है। इकाई को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। अगर हम बात करें सेल, सेल का खोज किसने किया? तो देखो, एक सबसे पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। कौन थे भाई? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल खोजा था, लेकिन वो जो सेल था ना, वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। अब मरा हुआ सेल क्या होता है? जैसे अपने बॉडी में इफ अगर आप अगर नेल की बात करो, नाखून की बात करो, तो आपका नाखून जब बढ़ता है और आगे जो बढ़ जाता है, जब आप उसको कट करते हो तो दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो नाखून आगे बढ़ गया, जो बड़ा हो गया है ना, वो आपका डेड सेल है। और मरे हुए नाखून को जब आप काटते हो तो कोई दर्द नहीं होगा। थोड़ा अंदर करके एक बार काट के देखो, वो जीवित सेल है। लिविंग सेल को काटोगे तो दर्द होगा, समझ रहे हो? तो उम्मीद है कि आप डेड सेल समझ गए होगे क्या होता है। डेड सेल जो है उसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल, जीवित कोशिका खोजा था, उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था भाई? ल्यूवेनहॉक। क्लियर है कि नहीं? रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? डेड सेल, मृत कोशिका। और ल्यूवेनहॉक ने क्या खोजा था? जीवित कोशिका, लिविंग सेल। कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सेल थ्योरी के बारे में, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था भाई? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और इन्होंने ये बताया था कि भाई जो शरीर है ना, वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो ये अपने को किसने बताया था कि कोशिका जो शरीर जो है वो छोटे छोटी कोशिका से मिलकर बना है? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यार शरीर में जो मतलब ऐसे ह्यूमन बॉडी बात करें या फिर ऐसे एनिमल में ही टोटल बात कर ले कि सबसे छोटा सेल किस में पाया जाता है और सबसे बड़ा सेल किस में पाया जाता है। तो इन जनरल अगर एनिमल में बात करें, हम लोग भी तो एनिमल ही हैं, तो एनिमल में अगर बात करें तो सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है भाई? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगर बात करें सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका, तो वो क्या हो जाएगी? एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा सेल। लेकिन ये तो बात हो गया कि एनिमल में, मतलब हम लोगों से भी बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं स्पेशली ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी मानव शरीर के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होगी वो स्पर्म होगी। क्या होगी भाई? स्पर्म यानी शुक्राणु। ये मेल में पाया जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो वो क्या हो जाएगी? ओवम यानी अंडाणु। ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल यानी लंबी, सबसे लंबी कोशिका जो होगी वो मानव शरीर में कौन सी होगी? तो वो होगी न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ब्रेन को जनरली ये बोला जाता है। तो ये किसमें होगा भैया? ये क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। तो मानव शरीर में 3 याद रखना है आपको। पहला स्मॉलेस्ट, ये स्पर्म होगा और किसमें पाया जाएगा? मेल में। लार्जेस्ट ये ओवम होगा और किसमें पाया जाएगा? फीमेल में। और लॉन्गेस्ट अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स हो जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है। अब अगर बात करें सेल का, तो देखो एक यहां छूट गया कि फास्टेस्ट रीजनरेटिंग ऑर्गन।
यानी सबसे जल्दी किस अंग में, शरीर के कौन से अंग में जो है वो सेल डिवीजन बहुत जल्दी होगा। तो थोड़ा सा सेल डिवीजन को पहले समझ लेते हैं, ये होता क्या है। जैसे मान लो कि आपका हाथ वाथ कट जाता है, तो कहीं भी हाथ अगर कटा है तो वहां पे कुछ सेल, कुछ कोशिका जो है वो मर जाता है। अब वापस से जब वो सारी कोशिका आ जाएगी तो वो घाव पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहने का मतलब कि जो कोशिका मर गया उसके अगल बगल का जो कोशिका है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे कोशिका से मिलकर पूरा शरीर बना है, तो अगर कहीं का कोशिका मर चुका है तो उसके आजू बाजू में भी तो सेल होगा। वो सेल जो है वो नया सेल का जन्म देता है, ठीक है। तो बगल वाले सेल जो है वो तुरंत जितना जल्दी जल्दी सेल बना लिए, और उसी को बोलेंगे सेल डिवीजन। तो जितना जल्दी वो सारा सेल बन गया, मतलब जितना जरूरत है सेल का, अगर उतना सेल बन गया तो घाव पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा, मतलब सबसे जल्दी घाव कहाँ का ठीक होगा, तो सबसे जल्दी घाव कहाँ का ठीक होगा भाई, लीवर का ठीक होगा। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिगर या फिर यकृत। कोई तकलीफ तो नहीं। और सबसे जल्दी तो मान लिए लीवर में होगा, और सबसे धीरे कहाँ होगा, तो सबसे धीरे क्या, ब्रेन में होता ही नहीं है। यानी ब्रेन में अगर आपका कोई सेल मरा तो वो खत्म, फिर वो ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट आपको बोलता है कि भैया हेलमेट पहन के घूमो, सर को बचा लो। अगर आपका सर बच गया ना तो आप भी बच जाओगे, क्योंकि यहाँ का सेल मरा तो जिंदा होने से रहा, उसको जन्म कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए भाई ब्रेन में कहाँ पे आपको सेल डिवीजन नहीं होगा, तो ब्रेन में नहीं होगा। सेल डिवीजन उम्मीद है समझ में आया होगा कि एक मरे हुए कोशिका के आजू बाजू का जो कोशिका होगा वो नया कोशिका को जन्म देगा, वही आपका क्या हो जाता है, सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो घाव कभी ठीक ही नहीं होगा भाई। और इसी तरीके से कभी कभी सेल डिवीजन औकात से ज्यादा हो जाता है, मतलब जितना जरूरी है और उससे ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से कैंसर जन्म लेता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसर। मतलब जितना सेल का जरूरत है उससे ज्यादा हो गया। सपोज करो किसी के जवान में अगर सेल, मतलब सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया, आप सुनते होगे कि किसी को कैंसर हुआ है। आप एक बार यूट्यूब या आप गूगल वगैरह पे फोटो सर्च करना कैंसर का, और ये टंग कैंसर अगर आप फोटो सर्च करोगे ना, पिक, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जो उसका जवान है ना वो बड़ा हो गया है। मतलब जितना सेल का जरूरत था उससे ज्यादा सेल आ गया है। अब जब ज्यादा सेल आ जाएगा तो वही क्या होगा, बड़ा होते 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 और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा मुंह ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बड़ा तकलीफ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर। मतलब जितना जरूरी है ना सेल, उससे ज्यादा सेल बन गया। तो उम्मीद है ये सेल डिवीजन क्लियर हुआ होगा। शरीर में सबसे जल्दी कहाँ पे आपको सेल डिवीजन होगा, लीवर में। कहाँ नहीं होगा, ब्रेन में। तो एक बार जितना पढ़े सेल के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सेल यानी कोशिका के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, सेल। इसका खोज यानी डेड सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था भाई, ल्यूवेनहॉक ने। अगर बात करें सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, कौन था वो व्यक्ति जिसने ये बताया कि शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो वो कौन थे, स्लाइडेन एवं स्वान। कौन थे भाई, स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था। अच्छा, अब बात करें सेल का, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है पूरे एनिमल में, आदमी जानवर सबको ले रहे हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल जो होगा, सॉरी स्मॉलेस्ट सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल जो होगा वो क्या होगा, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म किस में पाई जाती है, मेल में। लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी का है वो कौन है, ओवम, अंडाणु। ये किस में पाया जाएगा आपको, फीमेल में। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, ब्रेन। समझ रहे हो। सबसे जल्दी कहाँ पे होगा, लीवर में। कहाँ नहीं होगा, ब्रेन में। तो उम्मीद है सेल के बारे में ये सारा बात समझ आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में। ये कोशिका झिल्ली क्या होता है समझो। जैसे कोशिका झिल्ली जो है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है, और जो सेल है वो इसी झिल्ली के अंदर में होता है। सेल किस झिल्ली के अंदर में होगा, ये कोशिका झिल्ली, सेल झिल्ली जो ये सेल मेम्ब्रेन यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। इसी के अंदर में यही आपका क्या है, झिल्ली। यही क्या है भाई, झिल्ली। और इसके अंदर में आपको क्या पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा। तो कोशिका झिल्ली जो है ये बना किस चीज से होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है भाई,
प्रोटीन का बना होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सारा कंपोनेंट जो है यानी अवयव जो है वो सब का सब जो होता है वो किसके अंदर पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर। जैसे ये कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि सारे कंपोनेंट्स किस में पाए जाते हैं, झिल्ली के अंदर। थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से, घबराना नहीं। अब समझते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये क्या होता है। जैसे ये जितना भी सेल के अंदर जो भी आपको सब्सटेंस जाने वाला है, जो भी पदार्थ जा रहा है, जैसे सेल के अंदर जो जो पदार्थ जाएगा उसका नियंत्रण करता है ये कोशिका झिल्ली। ये जो झिल्ली है ये क्या करता है, नियंत्रण। मतलब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे जाने पे देखते हो गार्ड आपको पूरा चेक करता है, जो जो चीज एयरपोर्ट के अंदर जाने वाला जरूरी का रहेगा सिर्फ वही जाने देगा। तो उसी तरीके से ये जो झिल्ली है ना ये गार्ड का काम करता है सेल के लिए, और सेल के अंदर जितना जरूरी का चीज होगा ना बस उसी को जाने देगा। कौन, ये झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो किस चीज को, सारा जो भी सब्सटेंस जो जरूरी का होगा बस उतने को जाने देगा। इसी वजह से इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल, अर्धपरागम्य। हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्धपरागम्य होता है। यानी ये क्या होता है, सारी चीज को अंदर नहीं जाने देगा, जो जो जरूरी का है वही पदार्थ वही सब्सटेंस को अंदर जाने देगा। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक है, तो आप समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ कैसे सब्सटेंस को जाने देगा, जो जरूरी का होगा, ठीक है कि नहीं। कैसा है ये, तो सेमी परमिएबल है, अर्धपरागम्य है, ठीक है। तो झिल्ली के बारे में उम्मीद है आपको समझ आया होगा। झिल्ली बना किससे है, प्रोटीन से बना हुआ है। ये झिल्ली कैसा होता है, पतला या मोटा, तो बहुत पतला होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा होता है, दिखता भी नहीं है ठीक से। और सेल किसके अंदर पाया जाता है, तो सेल इसी झिल्ली के अंदर में पाया जाएगा, ठीक है। और सेल से रिलेटेड जितना कंपोनेंट है सबका सब किसके अंदर पाया जाएगा, इसी के अंदर। ये थोड़ी देर में इसके अंदर की सारी चीजों को मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन क्या ही। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये आपको कहाँ पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। यानी ये जो कोशिका झिल्ली है ना इसके अंदर में पाया जाता है, बहुत छोटा होता है। देखिए अंदर में हम इसको एम करके देख दिए है, इससे आपको समझ में आएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला गया, ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाएगा। ये बहुत छोटा होता है, लेकिन जब हम इसको जूम करके बड़ा करेंगे ना तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप का दिखेगा, समझ रहे। और उसमें कुछ इस शेप में ऐसे करके एक पार्ट आपको बना हुआ दिखेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना है, अंदर में आंतरिक संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, तो याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, ठीक। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसे देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाता है, और अंदर में कहाँ जाएगा, लंग्स में यानी फेफड़ा में। और फेफड़ा में पहले से ब्लड मौजूद होता है। वो ब्लड क्या करता है कि उसी हवा को माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जाता है। किसके पास लेके जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम बड़े अच्छे से आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले हवा कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या अवेलेबल रहेगा, ब्लड। ये ब्लड जो है उस हवा को कहाँ लेके जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही जो प्रोसेस होता है ना, इससे आपको एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीश्वसन। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझो। क्वेश्चन पूछेगा कि ये ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है, ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है। तो क्या बोलोगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कैसे होगा वो बात आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हवा सबसे पहले कहाँ जाएगा, लंग्स में। ब्लड उसको लेके कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी वजह से यहाँ क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीश्वसन। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। फिर अब समझो कि जब ऑक्सीश्वसन होता है तो इस वजह से एक साइकिल चलता है। ऑक्सीश्वसन की वजह से कौन सा साइकिल चलेगा, तो क्रैब साइकिल। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रैब साइकिल कहाँ होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक है। अब जब ये क्रैब साइकिल चलता है ना तो इससे एक 38 एटीपी जनरेट होता है। क्या बनता है, 38 एटीपी। इसको बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो क्लियर है। और साथ ही साथ इससे 1 ग्लूकोज यानी 1 एनर्जी बनता है।
तो ये जो एनर्जी अपने को मिलता है, ये एनर्जी जो है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा। और चूंकि अपने को एनर्जी यानी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये आपको इंपॉर्टेंट था किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इतना ही सवाल, बस इतना समझ लो। क्या बताया हम? माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका खोज किसने किया? अल्टमैन। अच्छा, ये कहाँ पाया जाएगा? तो कोशिका झिल्ली के अंदर में पाया जाएगा। इसको जब हम लोग जूम करेंगे तो कुछ इस शेप का दिखेगा। इसके अंदर जो संरचना बना है, ये इसी संरचना को हम लोग क्या नाम दिए हैं? क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या बोला जाएगा? क्रिस्टी बोला जाएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो लंग्स में जाकर ब्लड से मिलके कहाँ ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी वजह से क्या बनता है? क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीश्वसन होता है। तो ऑक्सीश्वसन किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर है कि नहीं? फिर इसके बाद हम समझे ऑक्सीश्वसन की वजह से एक साइकिल चलता है। वो क्या साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल। इस वजह से 38 एटीपी और 1 ग्लूकोज बनता है। कोई दिक्कत नहीं। और यानी एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसको बोला जाएगा। क्या क्लियर हो गया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग थोड़ा सा गोल्जी बॉडी के बारे में समझते हैं। एक बार ले लो। चलिए, अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। जैसे ये जो झिल्ली होता है ना, इसके झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आप समझ गए। ये कंपोनेंट हम बोले थे ना। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? गोल्जी बॉडी। क्या होगा? गोल्जी बॉडी। क्लियर है? तो ये गोल्जी बॉडी देखो क्या करता है वो समझो। ये आपको एनर्जी के परिवहन का काम करता है। इसका मतलब समझो क्या होता है। जैसे कोई भी आदमी अलग अलग तरह का काम करता है। जैसे कोई आर्मी का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो दौड़ने का काम करता है। शुरू में वो क्या करता है? दौड़ता है ताकि उसका दौड़ अच्छा हो। तो जब वो दौड़ रहा होता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसको कहाँ चाहिए होता है? उसके पैर में। तो ये जो एनर्जी है, ये पैर में जिस जगह पे जितना जरूरत हो एनर्जी का, उस जगह भेजने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आपको गोल्जी बॉडी करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति को, जैसे कोई फास्टिंग कर रखा है, ठीक है, तो फास्टिंग किया है तो अब तो उसको शरीर में कमी हो रहा है ना, उसका जो ब्रेन है वहां का एनर्जी कम होता जा रहा है। तो जब ब्रेन का एनर्जी कम होता है तो आप नोटिस करते हो कि फास्टिंग करने के चक्कर में लोगों को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आपका एनर्जी क्या हो गया है? कम हो गया है। तो उसी एनर्जी को, अब जैसे आप अगर फास्टिंग किए हो तो पानी पियोगे, जूस पियोगे या कुछ भी खाओगे, तो आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो एनर्जी का आवश्यकता है उस कंडीशन में वो दिमाग में है। तो जैसे वो पानी पिए या कुछ खाए तो वो एनर्जी जो उस खाने से बना, जो ऊर्जा बना, तो उस ऊर्जा को लेके सबसे पहले ब्रेन में भेजने का काम कौन करेगा? ये गोल्जी बॉडी। इफ अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो एनर्जी उसको सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए? उसके पैर में। तो पैर में एनर्जी यानी ऊर्जा भेजने का काम जो है वो कौन करेगा? तो आपको गोल्जी बॉडी करेगा। यानी शरीर के जिस अंग में, क्योंकि हर चीज का अलग अलग काम है। अगर कभी आपको हाथ से कोई काम करना है ज्यादा तो एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए? यहाँ। तो ये एनर्जी, अब आपके हाथ में जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी आपको, क्योंकि शरीर में तो हर जगह कोशिका है ना, और हर जगह एनर्जी बन रहा है, लेकिन किस समय किस जगह ज्यादा एनर्जी का जरूरत है वो देखने वाला बात होगा। तो वो जो एनर्जी को भेजेगा, क्योंकि गोल्जी बॉडी का काम ही यही है कि भैया जहां ज्यादा जरूरत हो वहां पे उसको भेज दो। तो ये जो गोल्जी बॉडी होगा कोशिका में, ये आपको किस चीज का काम करेगा? परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का। और किसके ट्रांसपोर्टेशन का? एनर्जी यानी ऊर्जा के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो आपसे पूछेगा कि परिवहन, एनर्जी परिवहन यानी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो कौन करेगा भैया? गोल्जी बॉडी में। कहाँ होता है ये? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होगा। कोई तकलीफ तो नहीं? उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ये समझ लो कि जो गोल्जी बॉडी है इसका खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था भाई? कैमिलो गोल्जी ने। उसके बाद समझ लो कि ब्रेन में सबसे पहले एनर्जी जो है वो, मतलब शरीर के अगर अंग का बात करें तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ भेजता है ये गोल्जी बॉडी? तो सबसे पहले भेजता है ब्रेन में। गोल्जी बॉडी सबसे पहले एनर्जी को कहाँ भेजेगा? ब्रेन में भेजेगा। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। किसके ट्रांसपोर्टेशन का? एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन का। क्लियर है ये चीज? तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब एक और कंपोनेंट को समझते हैं। ये कंपोनेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ER शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बड़ा डेंजरस नाम है इसका, अंतःप्रदत्त जालिका। क्या नाम है भैया?
अंतः प्रदत्त जालिका, बट इंग्लिश याद रखो ज़्यादा अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो ये जो ER होता है ये 2 टाइप का होगा, ठीक है, मतलब होता तो एक ही है। इसका एक हिस्सा जो होता है ना वो बहुत चिकना होता है और एक हिस्सा जो है वो थोड़ा सा आपको खुरदुरा टाइप का होगा। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से पे राइबोसोम ऐसे छोटा 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 डॉट 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 सा आपको बना रहेगा। इसी वजह से वो हिस्सा क्या हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं होगा वो हिस्सा कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो आपको ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, मतलब होगा एक ही, इसका 2 हिस्सा होगा। एक हिस्सा स्मूथ होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा, रफ होगा यानी खुरदुरा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है वो समझो। जैसे आप अपने बॉडी को देखो, आपके शरीर में क्या है, एक ये रीढ़ का हड्डी है और ये हड्डी जो है आपको खड़ा होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर रीढ़ का हड्डी नहीं हो तो क्या आप खड़ा हो पाएंगे, सीधे शरीर ऐसे लटक जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो शरीर को, आपको ह्यूमन बॉडी को अगर खड़ा रखना है एक पोजीशन में तो उसके लिए रीढ़ का हड्डी जरूरी होता है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो अपना सेल है, कोशिका, उसको पचकने नहीं दे, यानी वो पचकने ना दे, उसको अंदर से सहायता करता है किस तरीके से, नॉर्मल तरीके से रहने के लिए। तो वही आपको क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये कंकाल है, किस चीज का कंकाल है, तो आपको सेल का, इसीलिए इसको बोला गया है कोशिका का आंतरिक कंकाल बोला गया है, स्केलेटन। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो कोशिका का आंतरिक कंकाल किसको बोला जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये क्या करेगा, कोशिका को पचकने नहीं देता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो ये जो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा चिकना होगा, जो चिकना होता है ना बेसिकली उस पे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बनता है। फैट आप जानते हैं, फैट के वजह से ही तो चिकना होगा, फैट जो है उसी की वजह से क्या होता है, चिकना होता है। तो इसका एक हिस्सा जो है ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ ER। इस पे क्या बनेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बनेगा, क्लियर है। और जो दूसरा होगा रफ यानी आपको खुरदुरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये आपको इस पे राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो कोई तकलीफ तो नहीं भाई, ठीक है। तो ये राइबोसोम पाया जाएगा और ये कैसा होगा, खुरदुरा। किस वजह से होता है, इसी राइबोसोम की वजह से होता है, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो राइबोसोम होता है ये आपको 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, 2। एक होगा 70S राइबोसोम और एक होगा 80S राइबोसोम। अब ये S क्या है पहले तो वो समझो। देखो जैसे S जो है इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब कि किसी भी चीज को जब लिक्विड में वजन किया जाए तो कौन हल्का या भारी है उसी को हम लोग S बोलते हैं। जैसे हम लोग राइबोसोम को अगर डालें उसमें, तो जो 70S वाला राइबोसोम होगा ना वो बहुत हल्का होता है, तो वो थोड़ा धीरे से पानी में जाएगा अंदर में। लेकिन 80S वाला जो राइबोसोम है वो थोड़ा भारी होता है। अब 70 और 80 से ही आप समझ जाएंगे, 80 है तो भारी है, 70 है तो क्या है, हल्का है। तो यानी लिक्विड में जब हम उसको तौलते हैं ना, लिक्विड में, उसी प्रोसेस को आपको किससे दिखाना पड़ता है, S से दिखाना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो एक होता है 70S राइबोसोम, ये कैसा होगा भाई, हल्का होगा। कैसा होगा, हल्का। और ये जो है हल्का, ये किस टाइप में पाया जाता है, मतलब किस टाइप के एनिमल में पाया जाएगा, तो वो समझो। ये जो ऐसा एनिमल जो आपको दिखे ही नहीं, जैसे कोरोना, वो आपको दिखता है क्या, नहीं। तो उसमें जो आपको राइबोसोम पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक। कैसा, इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप के जानवर में पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक जानवर में। और वो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कोरोना हो गया। लेकिन 80S राइबोसोम जो होगा ये भारी होता है। तो भारी तो ऑब्वियसली बड़ा बड़ा जानवर में, यानी जैसे हम लोग जैसा गाय भैंस, ये सब में कैसा पाया जाएगा, 80S पाया जाएगा, 80S राइबोसोम। तो ये क्या होता है, भारी होता है और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। और ये एक जैसे ह्यूमन वगैरह है इसमें पाया जाता है। तो पूछेगा ह्यूमन वगैरह में कैसा राइबोसोम पाया जाएगा, तो 80S। कोरोना में कैसा पाया जाएगा, तो 70S। तो क्या ये ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया, क्या ये राइबोसोम समझ में आया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ना, ये आपको सेल के अंदर का सबसे छोटा अंग होगा।
तो सेल के अंदर का सबसे छोटा अंग क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। देख रहे हो एकदम छोटा 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 बना रहेगा, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा भाई, प्रोटीन का। तो चूंकि प्रोटीन बनाता है ये, इसी वजह से राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाएगा। राइबोसोम को क्या बोला जाएगा भाई, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। और सेल का यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग भी क्या हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम जो होगा वो कोशिका का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अंग। ये दो छोटा सा बात छूट गया था, अभी क्लियर हो गया ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको बाहर की आवाज़ से आएगा, अभी बस ये थोड़ा देर का है तो छूट रहा है, अब इसमें वो शांति नहीं हो रहा है। तो पहले बना लेते हैं वीडियो, आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। जैसे ही आप लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आज का, सेंट्रोसोम, इसको हम लोग तारक काय बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या करता है वो समझो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है। तो ये कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो यही सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा। तो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कोशिका सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा, तो सेंट्रोसोम के द्वारा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। कोशिका विभाजन मैंने बता दिया है कि जब एक कोशिका मर जाता है, एक सेल मर जाता है, तो उसके बगल का सेल किसी नए सेल का जन्म दे दे, किसी नए सेल को बना दे, वही क्या हो जाता है, आपका सेल डिवीजन होता है। तो वो तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, बोबेरी ने किया था। ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा, याद कीजिए, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लीवर में जो है वो सेल डिवीजन सबसे जल्दी होता है। तो अगर वहाँ सेल डिवीजन सबसे जल्दी हो रहा है, और सेल डिवीजन होता किसके द्वारा है, सेंट्रोसोम के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा, तो कोई, ये तो एकदम नॉर्मल सा बात है, लीवर में पाया जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक में। और एक सवाल पूछेगा कि सबसे कम सेल डिवीजन, या पूछेगा कि शरीर के कौन से अंग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो कहाँ होगा, ब्रेन। आपको बताएं न्यूरॉन में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है, इस वजह से ब्रेन में आपको कभी भी सेल डिवीजन नहीं होगा। और जब सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो क्या सेंट्रोसोम पाया जाएगा, तो सेंट्रोसोम शरीर के किस अंग में नहीं पाया जाता है, तो ब्रेन में। अच्छा, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, लीवर में। सेंट्रोसोम का खोज कौन किए, बोबेरी किए। कौन किए, बोबेरी किए। अच्छा, सेंट्रोसोम जो है वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। अभी तक देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इतना चीज़ पढ़ा, ठीक है। झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ लिए, सेल का सारा कंपोनेंट इसी झिल्ली के अंदर में। कंपोनेंट आप समझ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट या अवयव बोलते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बात की हम लोग गोल्जी बॉडी, ये एनर्जी का परिवहन करता है। एनर्जी का परिवहन कौन सा करेगा, गोल्जी बॉडी करता है। फिर हम लोग पढ़े थे, आपको ये सेंट्रोसोम तो अभी पढ़ ही लिए। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आंतरिक कंकाल का काम करता है, यानी आपको सेल को पचकने नहीं देता है। कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार आप इसको वापस से देखिएगा, आपको सारा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी ही क्लियर हुआ होगा। इफ़ अगर थोड़ा बहुत डाउट भी हो ना तो एक बार और देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया हो, तो अगले क्लास में हम लोग आगे इसका बात डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।